दोस्तों नमस्कार। आज कई दिनों के अंतराल के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। इस दौरान एक हफ्ते से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर था। इस चुनाव में एक नई तरीके के समीकरण देखने को मिले। 10 फरवरी को मतदान है। चुनाव प्रचार आज बंद हो गया। 2,27,83,739 मतदाता हैं, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने अपनी सूची जारी की है। 623 प्रत्याशी हैं, 9 सुरक्षित सीटें हैं। इनमें अगर 2017 का हम देखें तो 53 सीटें बीजेपी की हैं, 2 समाजवादी, 2 बासपा और 1 रालोद की सीटें हैं। इनमें 30 सीटें बीएसपी नंबर 2 थी, 15 सीटें सपा, 5 सीटों पर कांग्रेस, 1 पर रालोद, 4 पर बीजेपी नंबर दूसरे स्थान पर रही है। इस बार चुनाव में कई चीज़ें अलग दिखाई दे रही हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना संकट के कारण कोई बड़ी रैली नहीं हुई, वर्चुअल रैली हुई। डोर टू डोर मतदाताओं से संपर्क किया गया और अधिकतम 1,000 की रैली का परमिशन पिछले 3 दिनों से भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है। तो 1,000 की रैली भी कोई महत्वपूर्ण रैली नहीं कही जा सकती, क्योंकि बड़ी रैली को अनुमति नहीं दी गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रथम चरण से ही हवा बनना शुरू हो जाएगा कि किस दिशा में हवा का रुख जा रहा है। हवा बढ़ रही है, बन रही है। 2017 जैसी स्थिति नहीं है, ना 2012 जैसी स्थिति है, ना 2007 जैसी स्थिति। 2022 की स्थितियाँ एकदम अलग हैं। किसान आंदोलन से एक नया समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा हो गया है। 2 बड़े किसानों के बड़े घराने हैं, टिकैत का और दूसरा चौधरी चरण सिंह का, और दोनों भाजपा के खिलाफ हैं। भाजपा के मंत्री और विधायकों के खिलाफ को लेकर के जनता में काफ़ी आक्रोश है, नाराजगी व्यक्त की गई। इन सब को देखते हुए अगर हम पिछले एक हफ्ते का चुनाव अभियान को देखें तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी बहुत ही आक्रामक होकर प्रचार कर रहे थे। 80 बनाम 20 की बात हो रही थी, दंगाई की बात हो रही थी, दंगा और दंगाई की बात हो रही थी, पलायनवाद का बात हो रहा था, अपहरण, लूट जैसी घटनाओं की बात हो रही थी। कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि वर्तमान में डबल इंजन सरकार ने क्या किया, इससे ज़्यादा 5 साल पूर्व की सरकार कैसे चलती थी, कैसे चलाई गई और किस तरीके से दंगे होते थे, दंगे और दंगाई की बात होती रही है, लूट होती रही है, घटनाएं होती रही हैं, उसका जिक्र प्रमुखता से किया गया। और ये इस चीज़ को काफ़ी प्रचारित किया गया कि दबंग और दबंगई की सरकार थी पिछले 5 साल पूर्व, और वर्तमान में सरकार बदलाव चाहती है, लेकिन पूर्व सरकारों के लोग बदला लेने की तैयारी में जुटे हैं। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने, या देश के प्रधानमंत्री, हम लोकप्रिय प्रधानमंत्री सब कुछ मानते हैं, उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया वो उनकी मूल भावना से काफ़ी मिलती जुलती है। उन्होंने कहा कि वो बदलाव ला रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग जो 5 साल पूर्व सरकार में थे वो बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं, वो देखा भी जा रहा है। एक तरफ आक्रामकता थी, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर जाके कैंपेन कर रहे थे। कैराना से शुरू किया, जो 2017 का पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा बना था, जिसको तत्कालीन हुकुम सिंह जी ने उठाया था, उसका लाभ भी लिया था। ये अलग स्थिति रही कि उनकी बेटी 2017 में भी चुनाव हार गई थी। भाजपा के इस अभियान में भी और माहौल में भी एक तरफा समर्थन के बाद भी उनकी बेटी मृगानंद सिंह चुनाव हार गई थी। तो अमित शाह जी ने 22 जनवरी को वहाँ से कैराना से शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 4 अलग अलग रैलियों का संबोधन किया।
31 जनवरी को पहली रैली वर्चुअल रैली की, फिर 4 फरवरी की, 6 फरवरी किया उन्होंने। इन रैलियों, इन वर्चुअल मीटिंगों में भी प्रधानमंत्री केवल एक बात को याद दिलाते रहे कि 5 साल पूर्व इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दबंग और दंगाइयों का राज था। आप सुरक्षित नहीं थे, हर तरीके से आपका प्रताड़ित किया जाता रहा था, और वो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं बदला लेने का। योगी आदित्यनाथ ने बड़े मेहनत के बाद वो माहौल को बदला है। प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूँ, और जिस तरीके से 5 साल के पूर्व उत्तर प्रदेश में माहौल था, उस माहौल को बदलने में योगी आदित्यनाथ ने बहुत मेहनत की है। मैं जानता हूँ कि उस बदलाव को लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जिस आक्रामकता के साथ बात कर रहे थे, विपक्ष पर तीखा हमला कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से सियासत पे होना चाहिए, लेकिन उनकी एक बात तो निश्चित रूप से सत्य है और देखी भी जा रही है कि ये बदलाव चाह रहे हैं और वो बदला लेना चाह रहे हैं, लेकिन बदला वो इस बार बूथ मैनेजमेंट करके लेना चाह रहे हैं। एक अजीब सा स्थिति देखी गई अब की बार। मैं घूमा हूँ, शामली से लेकर मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, पूरे क्षेत्रों में घूमा हूँ। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के सारे नेताओं की जबरदस्त रूप से मीटिंगें हो रही हैं, डोर टू डोर मीटिंग हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, और दूसरी तरफ हर तरीके से ध्रुवीकरण की बात हो रही है, 80 बनाम 20 की बात हो रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूसरी तरफ से जयंत चौधरी ने बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ, बड़ी तैयारी के साथ बूथ मैनेजमेंट में लगे रहे। लगता है कि अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी कमान प्रथम और दूसरे चरण की जयंत चौधरी को सौंप दी है। जिस तरह से जयंत चौधरी गठबंधन के नेताओं के साथ बूथ कमेटियों को लेकर के, प्रत्याशियों को लेकर के बात कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उससे लग रहा था कि जितनी आक्रामक होकर भाजपा 2017 के पहले की स्थिति को याद दिलाना चाह रही है, उतनी ही तेजी से प्रधानमंत्री की भाषा में कह लें, बदला लेने के लिए जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के नेता, उनके गठबंधन के लोग बदला लेने की, बूथ पर बदला लेने की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। ये उत्साह 2017 में भाजपा कार्यकर्ताओं में मैंने देखा था, जो आज की तारीख में बड़ी शालीनता और खामोशी के साथ गठबंधन में देखा जा रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की इस भाषा में पूरी तरह सहमत हूँ, उनकी इस भावनाओं से सहमत हूँ कि ये बदलाव चाह रहे हैं और वो बदला लेने चाह रहे हैं, लेकिन बदला लेने का स्वरूप बूथ का बदला लेने की अब की बात दिखाई दे रही है। एक अजीब सी बेचैनी भी मतदाताओं में दिखी। मतदाता प्यार भी कर रहे हैं, नाराजगी भी है, उनमें है। प्यार इस बात को लेकर है डबल इंजन के साथ कि उन्हें जो तमाम फ्री योजनाएं मिल रही हैं उसका लाभ मिल रहा है, इससे प्यार है। लेकिन जो तमाम दिक्कतें, महंगाई की मार, बेरोजगारी और छुट्टा जानवर जैसी तमाम समस्याओं से उनमें नाराजगी भी है। तो मतदाता का प्यार और नाराजगी ये भी कि भरपूर भरा हुआ है, और मान के चलिए कि हर चौथा पांचवा मतदाता इस प्यार और नाराजगी के बीच फंसा हुआ है। क्योंकि प्यार को फ्री योजनाओं के माध्यम से प्यार की तरफ जाए, हिंदुत्व एजेंडे पर जाए, या फिर महंगाई और बेरोजगारी, छुट्टा जानवर से छुटकारा पाने के लिए दूसरी तरफ बदलाव की दिशा में जाए, दोनों के बीच में फंसा हुआ है। एक नई स्थिति देखने को मिली। तीसरा, किसान आंदोलन का जबरदस्त रूप से प्रभाव प्रथम चरण के दूसरे चरण जालपेट में देखा जा रहा है। दो चीज़ें जो हमने देखी, वो एक अजीब सी स्थिति खास करके जाट के महिलाओं के बीच देखा जा रहा था। उसे भावनात्मक रूप से उसको बड़ा ले रही थी महिलाएं। पहला यह था कि हाथरस कांड में जिस तरह से जयंत चौधरी पर लाठियां चली थी, उसका वीडियो बड़े रूप में वायरल हो रहा था, और जयंत चौधरी को किस तरीके से लोग बचा रहे हैं, वो दीवार से चिपक रहे हैं,
उसको देख करके जाट की महिलाएं बड़ी भावुक होती जा रही थीं। वहाँ मुझे लगता था प्यार और नाराजगी सब भूल जा रही थी। जयंत चौधरी और चौधरी चरण सिंह के पुत्र के उसमें। दूसरा जो वीडियो वायरल हो रहा है वो किसानों के रौंदने का, लखीमपुर की घटना का। ये दो महत्वपूर्ण ऐसी वीडियो वायरल बड़े संगठित तरीके, सुनियोजित तरीके से दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से किसानों को रौंदा गया। और वो गृह मंत्री के साथ राजगृह मंत्री हैं मिश्रा जी, जिनके बेटे ने किसानों को रौंदा है, आज भी बने हुए हैं। ये अलग बात है कि उनको प्रचार से अलग रखा गया है। तो एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी तैयारी, एक अजीब सा गठबंधन, हर चीज नया नया दिखाई दे रहा है। भाजपा पुराने पारी की तरह खेलना चाहती थी, लेकिन गठबंधन के स्वरूप को, गठबंधन की तैयारी को वो आकलन नहीं कर पा रही है, भी देखा जा रहा है। 53 सीटें हैं, 53 सीटें ही वापस आएगी, ये तो बहुत कहना बहुत मुश्किल है, अतिशयोक्त है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि ये बदलाव चाह रहे हैं और वो बूथ मैनेजमेंट करके बदला लेने का प्रयास कर रहे हैं बड़ी शालीनता के साथ। अब की बार पहली बार मैंने देखा, जो भाजपा में दिखाई पड़ता था, कि गठबंधन का बूथ मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से शालीनता के साथ चल रहा है, बिना किसी आवाज के। अब देखिए कि बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं के, जिनके अपने फॉलोअर्स हैं, अच्छे फॉलोअर्स हैं, लेकिन दबंगई के कारण, विवादों के कारण उनका टिकट काट दिया गया। वो शांत ऊपर बैठ गए, अपने समर्थकों के बीच गए तो समर्थकों ने उनसे कहा कि भाई आप चुपचाप बैठिए, कोई विवाद में नहीं आना है। शांत होकर बैठ गए। ओवैसी पर हमला हुआ, किसी तरीके से प्रतिक्रिया एग्रेसिव नहीं हुई जिसमें लगे कि मुस्लिम लीडर के ऊपर हमला हुआ है। तो निश्चित रूप से मानिए कि प्रथम चरण का चुनाव ही आखिरी चरण तक एक ऐसा माहौल बनाएगा जो किसी भी सरकार के पक्ष में बनाने या हटाने दोनों के लिए एक आधारभूत ढांचा बनेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ तक युवाओं की बात है, युवाओं में पहली बार बेरोजगारी को लेकर एक कसक दिखाई दे रही है। बेरोजगार हैं कि अपनी रोजी रोटी को कैसे पाएंगे, चिंतित हैं। लेकिन उस चिंता का विकल्प गठबंधन भी मजबूती के साथ नहीं दे पा रहा है, इसलिए युवा भी बहुत सोच में डूबे हुए हैं। ये आरोप जरूर लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नौकरियां नहीं मिली, जितने आयोग द्वारा या देना चयन आयोग द्वारा मतलब जो तैयारियों उन्होंने की थी, उसकी परीक्षाएं हुई, उसमें सब पेपर आउट हो गए, नाराजगी भी है। लेकिन रोजगार को लेकर विकल्प विपक्ष भी नहीं दे पा रहा है, गठबंधन भी नहीं दे पा रहा है। तो युवा एक बहुत ही अनिश्चितता के माहौल में चल रहा है, बड़ा दिग्भ्रमित है कि आखिर किसके पास जाएं। कोई मेरा भविष्य देखने वाला नहीं है, कोई भविष्य मेरा बताने वाला नहीं है कि मेरे भविष्य को क्या होगा। पक्ष भी हो विपक्ष भी हो, डबल इंजन की सरकार हो, यहाँ भी बढ़ते निजीकरण के कारण, कोरोना के कारण रोजगार छीन गए हैं। बड़ी संख्या में बेरोजगार होकर अपने घर पर बैठे हुए हैं। छोटी छोटी दुकानें लगभग बंद होती जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी इन बेरोजगारों को लुभाने के लिए या बेरोजगारों में भरोसा जगाने के लिए कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा रोजगार देने की योजना नहीं दे पा रहा है जिस पर बेरोजगार दर भरोसा करें। जहाँ तक महिलाओं की बात है, महिलाओं में दो व्यवस्थाएं देखी गई। पहला, जो महिलाएं सीधे लाभ पा रही हैं लेकिन वो मार्केट तक नहीं जा रही हैं, मतलब खरीदारी तक नहीं जा रही हैं, जिनको समझ लीजिए कि महंगाई का नहीं समझ में आ रहा है, वो तो ब्लाइंड एकदम भक्त होकर के मोदी जी के साथ खड़ी हैं कि उनको पैसा मिल रहा चुपचाप। लेकिन जिन महिलाओं को लाभ मिल रहा है और घर अपना चला रही हैं, बाजार तक जा रही हैं, उनमें भी इस बात को दुविधा फंसी हुई है कि हम लाभ मोदी सरकार में मिल रहा है लेकिन महंगाई ने इतनी कर दी है कि लाभ पर महंगाई बहुत भारी पड़ रही है। तो एक अजीब सी कसमकस किसानों हो, बेरोजगारों का हो, महिलाओं का हो,
मजदूरों का हो, वो सब कसमकस में फंसे हुए हैं। दोनों की तरफ, ना इधर ना उधर। उनको अगर कोई ऐसा चेहरा मिलता, मैं मानता हूँ कि जिस पर एक नया चेहरा होता, नए भरोसे के साथ आता, तो एक त्रिकोणात्मक रूप से बहुत मजबूती से लड़ सकता था। जहाँ तक मायावती की बात है, मायावती को लोग कमज़ोर मत समझें। मायावती का जो जातीय समीकरण है, जो उन्होंने अपने प्रत्याशियों का चयन किया है, जो उनके प्रत्याशी मैदान में अपने जातीय सिचुएशन से आ रहे हैं, वो भी बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और मुस्लिमों का स्पष्ट मत है कि अगर जातीय समीकरण के कारण भाजपा का प्रत्याशी मजबूत पड़ा तो निश्चित रूप से गठबंधन को वोट नहीं देंगे, वो बीजेपी को हराने वाले को वोट देंगे। अभी मान लीजिएगा, पहला चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है। प्रचार आज बंद हो गया है। अगले 24 घंटे के अंदर क्या स्थितियां बनती हैं, कौन बेहतर बूथ मैनेजमेंट कर लेता है, अपने वोटरों को सबसे ज़्यादा बूथ तक लाने में सफल होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस बार 2017 जैसा भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है। उनके प्रत्याशियों, उनके विधायकों, उनके मंत्रियों के खिलाफ ज़बरदस्त नाराज़गी है। दूसरी तरफ खामोशी के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो बदलाव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बदला लेने की सोच रहे हैं, तो बदला लेने की सोच, बूथ पर जाने की तैयारी को लेकर जरूर सोच रहे हैं। और इस सोच को प्रधानमंत्री कैसे जीतते हैं, कैसे बदलते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज प्रचार बंद हो गया है, 24 घंटे बचे हैं, मतदान होना है। लेकिन प्रथम चरण से ही हवा किसके रुख में बदलेगी, यही तय करेगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। धन्यवाद।